तो जैसा कि पता है हम लोगों को कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी, और जिसके अंदर में पीजीटी और टीजीटी दोनों की डिस्कशन चल रही है। पीजीटी भी क्लासेस चल रही है और टीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं, है ना। थोड़ा सा हम सिलेबस की तरफ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है और हमें ये पता चले कि हाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा सिलेबस किधर में जा रहा है ना। तो हम आज जो बात करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको मोर और लेस कहा जाए तो पीजीटी और टीजीटी की सिलेबस मतलब कुछ जगहों पे बिल्कुल सिमिलर है ना, कुछ जगहों पे जो है वो थोड़ा क्या है अलग है। तो ये जो क्लासेस है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए हैं। ये जो क्लासेस, ऐसा नहीं कि मर्ज हो गया क्लास, नहीं, ये मत सोचिएगा कि आपका पीजीटी का क्लास पहले अलग चलता था फिर टीजीटी का चलता था। ये क्लास मर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस है दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर में आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो दोनों के अंदर में पढ़ना है, दोनों पीजीटी के अंदर में भी पढ़ना और टीजीटी के अंदर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज का क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत आराम से बहुत बेहतर तरीके से आपको सुनना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम आपको बहुत सारा चीज नया मिलने वाला है आपको आज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टीजीटी को लेकर के, थोड़ा सा टीजीटी को, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन क्या किया था, सबसे जो बेसिक सी चीजें थी, बेसिक फंडामेंटल चीजें जो हमारा था बेसिक, ठीक है, और बेसिक हमने लेकर के चला था आपके साथ में। वो लेकर के चला था क्या वो लेकर के चला था मैं सेल को, है ना, सेल के स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन, ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया है। सेल के स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स, सेल के फंक्शन, ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। चलिए, यहां पे मैंने बहुत सारी चीजों के, यहां पे हमने प्लांट के बारे में बताया था, यहां पे मैंने एनिमल के बारे में बताया था, ठीक है। प्लांट के अंदर में कौन कौन सी चीजें मिलता है और एनिमल के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनल्स मिलते हैं, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको डिस्कस किया था, ठीक है, आपके साथ में। तो ये तो पूरा का पूरा ये कहानी आपका खत्म हो गया है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो हमने इसके बाद जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको ये फिफ्थ नंबर वाला क्या कहता है, हमने पढ़ाया आपको सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में। लेकिन सेल डिवीजन ही केवल नहीं, हम इसके साथ में मैंने आपको बताया क्या, मैंने इसके साथ में आपको सेल साइकिल भी पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया था, सेल साइकिल भी पढ़ा दिया था। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। केवल आपके सब्जेक्ट में माइटोसिस दे रखा है, आपके सिलेबस में केवल माइटोसिस दे रखा है। मैं आपसे बताऊं कि माइटोसिस के साथ साथ में मैंने अभी आपसे जो बात किया था लास्ट क्लास में वो मियोसिस, ठीक है, मैंने मियोसिस को कंप्लीट किया, माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों को मैंने कंप्लीट किया। तो देखिए ये और ये मतलब हमारा 2 नंबर वाला, ठीक है, और हमारा 5 नंबर वाला, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिलेबस में जितना दे रखा है उससे कहीं ज्यादा जाकर के मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलिए, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आपको यहीं पर आप ही का, ठीक है। और वो कौन होगा, वो अगर आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा हो जाना, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाना, ठीक है, ये ठीक है। इसके अंदर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे किसके बारे में, मैं डिस्कस करूंगा ये वाला, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तीसरा नंबर डिस्कस करने वाले हम आपके सामने, है ना, आपके साथ तीसरा नंबर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। आज जो हम क्लास करेंगे वो डीएनए पे पूरा का पूरा आधारित होगा, पूरा का पूरा डीएनए पे बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए, हमें और इसके बाद आगे देखना क्या, मैं डीएनए के बारे में पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं देखता हूं कि उसके बाद जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट्स विथ एग्जांपल, कुछ हम यहाँ पे लिनियस का क्लासिफिकेशन है और उसके बाद क्या क्या बोले वो भी मैंने आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
ठीक है। तो पैरासाइटिक तो एक ही प्लांट कैस्केटा मिलेगा, लेकिन सैप्रोफाइटिक आपका सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोस्टली क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट के अंदर में, ठीक है। लेकिन कुछ कैस्केटा वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक नेचर का होता है। ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रांसपिरेशन से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ आपका फाइटो हार्मोन्स के बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, टिपिकल इकोसिस्टम, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी फ्लो, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ना आपका, ये कैसे दे रखा है सिलेबस, ये सिलेबस आपका इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ बात करेंगे इकोलॉजी। पहले समझिएगा इकोलॉजी, ठीक है। एक तो ये इसके अंदर में, चूंकि देखिए ना आपको यहाँ पे कह दिया है क्या, ठीक है, इकोसिस्टम आपका फिजिक्स एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है, फिजिकल और आपका फिजिक्स लिख दिया, फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर आपका किसका, ठीक है, ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी फ्लो का, दैट इज फूड चेन सिस्टम। तो एक तो इकोलॉजी और इसी के साथ में आपको क्या डाल दिया, थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डाल दिया है, फोटोसिंथेसिस पूरा ही पढ़ना है आपको, है ना। चलिए तो यहां पर उसके बाद ये भी है आपका जो 11 नंबर है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हमें वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, हमें साउंड पॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, ये तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है एंड देयर कंट्रोल। तो ये तो हमारा हो जाएगा किसके अंदर में, पार्ट बॉटनी के अंदर में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी के अंदर में, तो जियोलॉजी के अंदर में देखिएगा, ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कौन, आपका पीजीटी वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अप टू क्लास लेवल, ये बिल्कुल मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। बेसिस ऑफ का लेवल ऑफ विथ कैरेक्टर एंड एग्जांपल, ये पहला वीडियो अगर आप एनिमल किंगडम स्टार्ट किए होंगे, एनिमल किंगडम का वीडियो, तो पहले वीडियो में मैंने, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये वाला ऊपर वाला कंप्लीट कर दिया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिकुल्स, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में दे रखा है, यहाँ पे किसको दे रखा है, न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे लिपिड और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ये पूरा का पूरा बायोमोलिकुल्स के बारे में दे रखा है। मैकेनिज्म ऑफ एनिमल सेल डिवीजन, देखिए ये वाला मैंने यहाँ पे, देखिए दोनों जगह से आपको यहाँ पे सेल डिवीजन यहाँ पर, ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पर दे दिया है और वहां पे क्या कर दिया, माइटोसिस। तो कहने का मतलब ये वाला तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेशन, ये मैंने नहीं बताया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं बताया है, क्योंकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो बताएंगे ना वो डीएनए के अंदर में ही बताएंगे आपको, ठीक है। ट्रांसलेशन किसके अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर में भी और यूकैरियोट्स के अंदर में भी, दोनों में पढ़ना है, ठीक है। बड़ा मतलब एकदम क्या बोलते हैं, सिली सा सिलेबस है, हंसी आएगी आपको। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो आपको मैंने बताया था। उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन में, ठीक है। फिजियोलॉजी, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब पढ़ना आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स, ये आपका आप लास्ट में, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो 11th के अंदर में आपको पढ़ना था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, नर्व इंपल्स कैसे आपको सेंसेशन कैसे होता है, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई, मतलब आपको मतलब डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। रिफ्लेक्स एक्शन आपको क्लास 10th में ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए, इंडोक्राइन ग्लैंड, केमिकल कंट्रोल एंड देयर मतलब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक चैप्टर है लास्ट में, ठीक है, उसको भी आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो किसके बारे में सर, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो देखिए हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके स्पेशल रेफरेंस हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे पिनियल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बारे में, हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, थाइमस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, हम बात करेंगे लीवर का, पैनक्रियाज का, हम बात करेंगे टेस्टिस ओवरी का। तो पूरा का पूरा ये वाला यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म पढ़ना है, लमार्किनिज्म पढ़ना है, मॉडर्न सिंथेटिक ऑफ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, एबेल मेट्रिस साहब का। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज कॉजेटिव एजेंट, कोई सिलेबस में कोई जान ही नहीं है, अगर टीजीटी की देखा जाए तो सिलेबस में कुछ जान नहीं है, तो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आपका आज अपना जो टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो हेडिंग आपको यही डालना है सर, क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। चलिए देखिएगा यहां पे हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, तीसरा नंबर स्ट्रक्चर
भाई चल जा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतने दिन के बाद आए इसलिए। स्ट्रक्चर ठीक से लिख दे भाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए देखिए दोस्तों, यही आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। जो देख रहे हैं वीडियो, केवल एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको साउंड वगैरह सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। सबको एकदम दंडवत प्रणाम करता हूं मैं, ठीक है। आप एक बार ना हमें वो कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और साउंड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप एक बार हमें बताएं, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं हम। तो चलिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। इससे बात करने से पहले हम थोड़ी सी चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए एक चीज तो आ जाता है, एक चीज आ जाता है, बिल्कुल आज इंट्रो क्लास है इसका, आज हम लिख देते हैं कि ये इंट्रो क्लास है, ठीक है। और यहां पे बताते हैं कि देखिए जब एक वर्ड, आपको एक वर्ड आता है दैट इज, देखिएगा, ठीक है, अगर कोई भी ठीक है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आपको उसके अंदर में कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। अगर लिविंग है तो लिविंग के अंदर में कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, लिविंग के अंदर में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, हम थोड़ा सा इसके अंदर में बता देते हैं कि भाई अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर में कैरेक्टर क्या क्या होगा। सर फर्स्ट कैरेक्टर होगा इसके अंदर में कि ये क्या करेगा, ये करेगा सर ग्रोथ करेगा, ठीक है। सर क्या करेगा, ये दूसरा रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। सर क्या करेगा, ये जो है वो क्या करेगा, तीसरा रेस्पिरेशन करेगा, सर क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। सर उसके बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर सर मेटाबॉलिज्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। सर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर में सर एक्सक्रीशन होगा, क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। सर इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, लोकोमोशन होगा, क्या होगा, लोकोमोशन होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, लोकोमोशन होगा एंड मूवमेंट होगा इसके अंदर में, ठीक है। सर उसके बाद और बात करते हैं तो इसके अंदर में और क्या हो जाएगा, ये कॉन्शियसनेस होगा, इसके अंदर में क्या होगा, कॉन्शियसनेस आएगा इसके अंदर में, ठीक है। ये सारे लिविंग के कैरेक्टर है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप जिंदा हो कैसे आप अपने आप को प्रूफ करो, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप बताओगे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं। नहीं दोस्तों, आप बनने जा रहे हो शिक्षक, और अगर शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपका एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए, क्या है आपका उस आंसर, ठीक है। तो आंसर में आप क्या बोलोगे कि हमारे अंदर में ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, हमारे अंदर में नहीं, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सप्रेशन, लोकोमोशन और कॉन्शियसनेस और भी बाकी सारी चीजें, एडाप्टेशन, ये कई सारी चीजें आप इसमें जोड़ते चले जाओ, है ना। आप कई चीजें सारी इसमें जोड़ते चले जाओ, एडाप्टेशन भी आप जोड़ दो, ठीक है। अगर कई सारी चीजें इस तरीके से है तो आप क्या कहोगे कि वो लिविंग है, वो क्या है, लिविंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में घुमा करके पूछ दे, अगर क्वेश्चन में घुमा करके पूछ दे कि क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों डिफाइंड कैरेक्टर है, क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों डिफाइंड कैरेक्टर है, तो आप बोलिएगा कि नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड कैरेक्टर, है ना, नॉट डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ किसका, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये कैरेक्टर जो है वो डिफाइंड नहीं करता है। दोस्तों मैं बताते चलूं, ठीक है, कि ये जो रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं या ग्रोथ की, पहले हम बात करते रिप्रोडक्शन के, देखते हैं डिफाइंड और अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है। डिफाइंड कहने का मतलब है कि केवल और केवल उसी में पाया जाएगा, मतलब केवल अगर लिविंग के ही अंदर में पाया जाएगा, नॉन लिविंग के अंदर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, और लिविंग के अंदर में भी पाया जाएगा तो सारे लिविंग के अंदर में, एक भी लिविंग छूटना नहीं चाहिए।
और नॉट डिफाइंड कैरेक्टर का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लिविंग में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। अब पूरी तरीके से लिविंग में पाया मतलब कुछ ऐसे लिविंग है जिनके अंदर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है ही नहीं। सर जैसे में अगर हम बात करते हैं, आप देखते हैं दुनिया के हर कोई, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात आ गई, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का, और इसको हम कहां लेकर के कैसे कोरिलेट करेंगे आपके डीएनए से, वो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या चाहते हैं, वो हमारा रिप्रोडक्शन से यही तो चाहते हैं, ठीक है। वो यही तो चाहते हैं कि सर इससे क्या हो, ठीक है। हम किस लिए चाहते हैं, हमारा क्या फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना। आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी का या टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन का पर्पस होता है ना दोस्तों, एकदम बहुत प्यार से देखना है। रिप्रोडक्शन का जो पर्पस होना है, वो पर्पस क्या है, सबसे पहला चीज यहाँ पे पर्पस क्या होना चाहिए, ठीक है, कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करें। सो द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नहीं तो अभी एक पेंडेमिक आया था, रांची में ही केवल अगर ह्यूमन बीइंग रहता तो निपटारा तो हो गया होता कब का, पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो हर कोई चाहता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो चींटी हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि हम बिल्कुल एकदम औने पौने में रहें, है ना। औने पौने कहने का मतलब है कि लार्ज अमाउंट में रहें, मतलब कि एकदम बिल्कुल एनॉर्मस में, ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है, ठीक है। हम लोग इतना फैमिली में हम लोग इतने हैं, ठीक है। तो ये वाली बात, तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, और पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमें याद आया, आप लोग देते भी होंगे, बताइए मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का है। आपको ऑप्शन में दे देगा और आपका वेस्ट बंगाल, आपका ऑप्शन में दे देगा बिहार, आपको ऑप्शन में दे देगा उत्तर प्रदेश, आपको ऑप्शन में दे देगा उड़ीसा। बताइए मोस्ट पॉपुलेट डेंसिटी, ठीक है, बताइए, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वन में यहां पे पर्पस क्या हो जाएगा सर, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सेकेंड हमारा जो पर्पस है वो क्या है, वो हमारा है आपका दैट इज किसके बारे में, कि कोई भी चाहता है कि हम अपने जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन है, हम जिस जगह पे रह रहे हैं, कुत्ते का एक पॉपुलेशन है, गाय की एक पॉपुलेशन है, बंदर की एक पॉपुलेशन है, चींटी की एक पॉपुलेशन है, सबकी पॉपुलेशन है। तो उस सबके पॉपुलेशन है अपना अपना, ठीक है। तो चींटी एक अलग स्पीसीज, गाय एक अलग स्पीसीज, ह्यूमन एक अलग स्पीसीज। तो हर स्पीसीज चाहेगा, कोई किसी को बताने नहीं जाएगा, हर स्पीसीज चाहेगा अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, है ना। सो द किसके लिए क्या पर्पस होगा, स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए। हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं सर, स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए सर, तीसरा हमारे पास में क्या होगा, ये बहुत दोस्तों रिप्रोडक्शन जो है ना हमारा क्या करता है, ये हमारे वेरिएशन को बताता है। मतलब कि आप अगर रिप्रोडक्शन कीजिएगा, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन कीजिएगा उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा, है ना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द वेरिएशन, क्या जाएगा, वेरिएशन। एंड द फोर्थ वन की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ वन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर लाइफ एग्जिस्ट के लिए, क्या होता है, लाइफ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए, आपको एग्जिस्ट के लिए, एग्जिट के लिए, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पीसीज कंटिन्यूटी, वेरिएशन और आपका लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस के लिए भी हमें क्या चाहिए, ठीक है, चलने दीजिए ना, बड़ा मजा आ रहा था, ठीक है। हाँ अच्छा, फूकना पड़ेगा उनको, बोलिए। तो क्या होता है लाइफ, तो ये सब चीजों के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें ये चीजें जरूरत है, ठीक है, इसका लेकिन बात करते हैं ना कि सर आपने यहाँ पे लिख दिया है नोट डिफाइंड, सर उसी को आप हमें बताइए कि नोट डिफाइंड आपने क्यों लिखा था। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, हमारे समाज में हमारे साथ में कौन रहते हैं, थर्ड जेंडर रहते हैं, है ना। और थर्ड जेंडर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस करे, अपने जैसा बच्चा बनाए, वो भी लिविंग है, उनके अंदर में भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल और आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर में भी क्या है आपका, क्या बोलते हैं, आपका प्रॉपर सारे ऑर्गन हैं, ठीक है, लीवर है, हार्ट है, सारी चीजें। लेकिन बात करते हैं जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ना, वो क्या होता है
कि वो ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होता है, रूडिमेंट्री होते हैं, दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में कैपेसिटी नहीं होती है कि वो क्या डेवलप करे, वो मतलब डेवलप बोले वो क्या प्रोड्यूस करे, बच्चे अपने जैसा प्रोजेनी लाए। तो बताइए, लिविंग है तो होना तो चाहिए ना रिप्रोडक्शन, बट कैपेसिटी तो नहीं है ना। तो बताइए पूरी तरीके से डिफाइंड कर रहा है, नहीं डिफाइंड कर रहा है। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि आप देखे होंगे आपका ये क्या बोलते हैं, म्यूल, खच्चर है ना, खच्चर के पास कैपेसिटी नहीं होता है कि वो अपने जैसा बच्चा पैदा करे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात कीजिए किसके बारे में, आप बात कीजिए आपका ये क्या नाम है, ये आपका वर्कर बी, जो मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह के लोग होते हैं, रानी होती है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो ये वर्कर जो होती है वो फीमेल होती है भाई, ठीक है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होता है। तो बताइए सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास में कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या करे, बच्चा पैदा करे। तो बताइए ये पूरी तरीके से डिफाइंड कर रहा है क्या, नहीं। सो द रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ का। अब ग्रोथ के बारे में यहां पर, ठीक है, आप देखे होंगे कि ग्रोथ जो है ना कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि सरफेस एरिया पे ग्रोथ होता है। दोस्तों सरफेस एरिया पे कहने का मतलब है एक बालू का ढेर है ना। अब बताइए आप रेगिस्तान में हैं, ठीक है, बालू का ढेर, पहाड़ होता है ना, ठीक है। अब जोर से हवा चली तो 2 कंडीशन होगा, या तो वहां से बालू, मान लीजिए कि वो पहाड़ 1 किलोमीटर एरिया में है, बालू का हवा चली, ठीक है, पता चला कि उसके वजह से तेज आंधी आई तो बालू को उड़ा करके कहां दूसरे जगह लेके जा सकता है कुछ बालू को, तो एरिया को एक्वायर कर लेगा कि नहीं। पहले 1 किलोमीटर एरिया में था वो पहाड़, अभी पता चला आधा किलोमीटर एरिया में और फैल गया, तो बताइए 1.5 किलोमीटर एरिया में फैला कि नहीं फैला, ये मतलब सरफेस एरिया पे ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं बोलते दोस्तों, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, कहीं दूर से ला करके बालू उस पे डाल देगा, हाँ या ना। तो ये दोनों कंडीशन, तो बताइए कि पूरी तरीके से किसके अंदर में शो नहीं हो रहा है, लिविंग के अंदर में नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने लिखा कि ये इसके लिविंग नॉन लिविंग के अंदर में भी हो रहा है और ये तो पूरी तरीके से लिविंग में हो ही नहीं रहा है। तो बताइए दोनों के दोनों क्या है, नॉट डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सर आपने स्टार्ट किया था डीएनए और आप लेके चले गए लिविंग के कैरेक्टर पे। हम यहां पर बता रहे थे इस जगह पे, सर यहां पे देखिएगा, ठीक है, इस जगह की बात करते हैं तो देखिए हम यहां पर देखते हैं कि सर ये जो है, मान लीजिए रिप्रोडक्शन जो है हमें क्या बताता है, रिप्रोडक्शन हमें क्या बताता है, तो हमें ये बताता है, समझिएगा कि भाई एक हो गया कौन। अब देखिए हम एक से एक एग्जांपल आपको बताएंगे। एक ये है मदन लाल, क्या है ये, मदन लाल है, ठीक है, और उसके बाद ये हो गई मदन लाल की बहुरिया। सो दिस इज द मदन लाल की बहुरिया, है ना, ये मदन लाल और ये मदन लाल की बहुरिया, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक है, ये दोनों क्या है, मल्टीसेल्युलर है ना। अब हुआ क्या कि इन दोनों के अंदर में एक सर्टेन टाइम पीरियड में जाने के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड में जाने के बाद होता क्या है, ये होता है कि ये क्या करेगा, गैमेट प्रोडक्शन करेगा, ये भी गैमेट प्रोडक्शन करेगी। सर गैमेट प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि अच्छा सर ये जो है ना वो स्पर्म बनाएगा और सर ये क्या बना देगा, ये बना देगा ओवम, ठीक है। सर ये क्या है, ये है मेल और सर ये क्या है, ये तो फीमेल है ना। और ये जब दोनों बनाया तो दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो एक प्रोसेस के थ्रू फ्यूज करेंगे। सर क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, एक बेबा बन जाएगा या बेबी बन जाएगी। समझिए बात आ रही है, हाँ या ना, एक बेबा या बेबी बन जाएगा। सर ये आप क्यों बताया, आखिर क्या कारण है ये बताने का। देखिए अब ये देखिए, हम अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन जो है ना वो करता क्या है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है, क्या करता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से ये बड़ा होगा, यंग होगा, फिर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेगा, फिर अपने जैसा प्रोजेनी तैयार करेगा, हाँ या ना।
तो ये जो साइकिल है, देखिए रिप्रोडक्शन बोल रहा है, री मतलब अगेन एंड अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पैदा करना होता है, उत्पादन करना होता है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो सर अब इससे क्या लेना देना है डीएनए का, तो अब देखिएगा, अब ये बताइए कि ये जो, ठीक है, ये जो बच्चा आया, वो बच्चा को सबसे पहले जैसे ही मम्मा के पेट से बाहर आया, तो चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो दाई माता करती हो, ठीक है, तो करेगी क्या, उसको हाथ पांव पोंछ करके उसको देखेगी कि हाँ इसके उंगली वगैरह सही है कि नहीं है, तोज सही है कि नहीं, नाक वाक सही है कि नहीं है, आंख वगैरह सब सही है कि नहीं, सारे चीज सही सलामत है कि नहीं। उसके बाद बोले कि नहीं ये आदमी का, पहला बार बोले कि आदमी का ही बच्चा है, किसी अदर का बच्चा नहीं है। चलो अब आदमी का बच्चा आ गया, उसके बाद हुआ क्या, तब अब बोला जाएगा इसका मुंह इसके मम्मी पे गया है, इसका नाक इसके पापा पे गया है ना, इसका ये इसके मम्मी पे गया है, इसका हेयर स्टाइल इसके पापा पे गया, ऐसा ही बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है। अब ऐसा कोई बोलता है कि इसका जो नाक है इसके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी पे गया होगा, ऐसा बोलता है, इसका फेस कटिंग जो है इसके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी पे गया होगा, नहीं ना बोलता है। मतलब कहना आप समझ रहे हैं ना कि क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जस्ट इमीडिएट वाला जो अपना इसका जो प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन हो गया वो ये हो गया, इसका प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन कौन हो गया, ये हो गया। इन लोगों का भी प्री एग्जिस्टिंग कोई ना कोई तो होगा ना, बिल्कुल होगा। तो सर यहां पर ये जो नाक बन गया कि उसके जैसा नाक आया, मुंह उसके जैसा आया, बाल उसके जैसा आया, मतलब मम्मी पापा के जैसा, आखिर ये क्या है। ये जो रिप्रोडक्शन हमें क्या बताता है, रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है कि तुम अपने जैसा प्रोजेनी तैयार कर लो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। रिप्रोडक्शन का मेन मकसद क्या होता है कि अपने जैसा प्रोजेनी तैयार कर लो। क्लियर हुई बातें, चलो। लेकिन बात अब आती है यहां पर कि ये तो अपने जैसा तैयार तो कर लिया, लेकिन यहां पर ये जो छुआ आया है ना, ये छुआ का चेहरा अपने मम्मी पापा से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। सिमिलर कहने का मतलब है या तो कुछ कैरेक्टर पापा का लेकर के आया है या तो कुछ कैरेक्टर मम्मी का लेकर के आया है ना। नहीं तो क्या होता, नहीं तो पता चलता कि 50% इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। दोस्तों क्या किया, 50% इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और 50% क्या किया, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। तो आना क्या चाहिए था, इसको आना चाहिए था 50% मेल और 50% क्या आना चाहिए था, फीमेल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आया क्या, आया या तो ज्यादा कैरेक्टर मम्मी का या तो ज्यादा कैरेक्टर पापा का लेकर के, ठीक है। ये हमें रिप्रोडक्शन बताया, लेकिन अब आगे जो देखने जा रहे हैं वो आगे क्या देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा दोस्तों यहां पे, अब यहां पे बात करते हैं ये वाली चीजें कि रिप्रोडक्शन तो ये कहते हैं, लेकिन अभी अभी जो हमने बताया कि इसका जो ये लेकर के आएगा, इसका ये लेकर के, आखिर ऐसा कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होंगी ना जो इसके लक्षण को, इसके जो वंशानुगत लक्षण है उसको ढोने का काम करेगा इस बच्चे के अंदर में, हाँ या ना, ठीक है। तो बात एक आती है कहां पर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और वो जो काम करके चले गए जिसपे पूरी दुनिया राज कर रही है, ठीक है। राज करने का मतलब है कि जो उन्होंने ही बताया था कि ये जो यहां से यहां चीजें जो पास हो रही है ना, ठीक है, यहां से यहां जो चीजें पास हो रही है वो इसी के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कि इसी के कैरेक्टर को, इसके लक्षण को, इसके लक्षण को, इसको लक्षण को ढोने का काम कर रहा है बच्चे के अंदर में, है ना। क्या कर रहा है, वंशानुगत लक्षण ढोने का काम कर रहा है किसके, बच्चे। अब मान लिया जाए कि एकदम बिल्कुल कोई फैमिली में एकदम अलग निकल जाता है तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल पता नहीं कैसा नक्षत्र में पैदा ले लिया है ना, कैसा नक्षत्र में पैदा ले लिया। ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मतलब किससे पैदा ले लिया है, ये नहीं बोलते कैसा नक्षत्र में पैदा ले लिया है ना। तो यहां पर कहने का मतलब है कि ये जो यहां से चीजें यहां तक ढोया, तो ये बताने वाले कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया क्या, मेंडल से पहले मतलब कहानी मैं कह रहा हूं 1856 से पहले की कहानी, 1856 से पहले की कहानी, कि कोई ऐसे लोग नहीं थे, ना साइंस की उतनी डेवलपमेंट थी, ना हमारे पास अच्छी मतलब माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी मतलब इक्विपमेंट नहीं था, लोग साइंस के प्रति अवेयर नहीं थे।
तो लोग ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या कोशिश भी कर रहे थे तो उल्टा सीधा बता रहे थे मेंडल से पहले, कि आखिर यहां से यहां क्यों ऐसा होता है कि ह्यूमन का प्रोजेनी ह्यूमन के जैसा बन जाता है, काऊ का प्रोजेनी काऊ के जैसा बन जाता है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, एलिफेंट का प्रोजेनी एलिफेंट के जैसा बन जाता है। आखिर क्या ऐसा चीज है? तो मेंडल से पहले किसी ने इस बात को पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश तो किया, बट साबित नहीं कर पाया। फिर कौन आए? 1856 में एक आए, ठीक है, जनाब, जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, उन्होंने ही चीजों को एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्लास 10th में पढ़ा था मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, आनुवंशिकी और विकास के बारे में, जिसके अंदर में आपने पढ़ा था किसके बारे में, पी के बारे में, मटर पे जिन्होंने काम किया था, है ना। तो उस काम के बाद उन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी। जीवित प्राणी के अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनचेंज्ड है और स्टेबल है, अनचेंज्ड है और स्टेबल है, और ये ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है, जिसको उन्होंने कह दिया था कि फैक्टर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रिप्रोडक्शन में मैंने ये बताया कि कुछ ना कुछ चीजें यहां से यहां इसका वंशानुगत लक्षण को ढो रहा है ना, तभी ये छुआ बना, है ना, तभी ये इसके जैसा लक्षण लेकर के आया। लेकिन इसके बाद जब मेंडल की बात आई तो मेंडल ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं इन लोगों के अंदर में, ठीक है, जो क्या करता है, इसके जो लक्षण है इसको ढोने का काम करता है। और वो कौन करता है? उसका नाम है फैक्टर। क्या नाम है? फैक्टर नाम है, ठीक है। मेंडल के बात को पता है, उस टाइम कोई नहीं माना था मेंडल के बात को, कोई तवज्जो नहीं दिया था, है ना। आप दुनिया के रीत है दोस्तों कि अगर आदमी जिंदा है ना तो उसको कोई तवज्जो नहीं देता है, भाई ये बेकार आदमी है, निकम्मा है, नकारा है, ये है वो है, लेकिन मर जाएगा तो तुरंत बोलेगा बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये ह्यूमन नेचर है। उसी तरीके से मेंडल के बात को बहुत हम जेनेटिक्स के अंदर में भी बताएंगे, है ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, तो हम वहां पे बताएंगे, ठीक है। कुछ तो कहने का मतलब मेंडल को कोई तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन मेंडल एक बात कह दिए थे। मेंडल एक बात कह दिए थे क्या, जिसको आप पढ़ोगे किसके अंदर में, थोड़ा सा ध्यान देना। ये बात हम कर रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर में, किसके अंदर में, जेनेटिक्स के अंदर में। और जेनेटिक्स के अंदर में, ठीक है, ये जो पहला जो है ना, ठीक है, फर्स्ट वन में जो क्या करता है, हम बात कर रहे हैं जब मेंडलिज्म के बारे में, मेंडलिज्म के जब बारे में बात करते हैं, ठीक है, मेंडल्स के बारे में जब बात करते हैं, तो मेंडल्स के बारे में जब बात करते हैं तो यहां से कंक्लूजन जो निकल करके आया था, मेंडलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो कंक्लूजन जो निकल करके आया, वो कंक्लूजन ये हुआ कि समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी, something is inside the living body which is unchanged or stable and transfer of its character from one generation to the next generation, that is called factor, ठीक है। तो ये बात कहां से निकल करके आया, ये बात निकल करके आया मेंडलिज्म में, ठीक है। मेंडलिज्म कहां पर, जिसमें आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर आपको क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, जिसको आपने बोल दिया जेनेटिक्स, ठीक है। तो सोचिए, ये हम बात कर रहे हैं कब, मेंडलिज्म की हम बात करते हैं 1856 से इसकी बात स्टार्ट होती है, ठीक है, 19th सेंचुरी से इसकी बात स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये काम कब तक करते हैं, ये करते हैं 1863 तक। हम बहुत लंबा चौड़ा कहानी इसका बहुत अच्छे से बताएंगे, बट अभी आप इतना समझिए कि यहां से चीजों को हम निकाल करके लाए, ये है ना। अब बताइए कि ये हो गया फैक्टर, ठीक है। और इसी को आज के जमाने में हम लोगों ने क्या कह दिया, इसी को आज के जमाने में हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया दोस्तों जीन। क्या कह दिया, जीन कह दिया। क्या कह दिया, जीन कह दिया। समझे बात आ रही है, क्या बोल दिया इसको, इसको बोल दिए जीन, है ना, जीन बोलिए। पहले क्या बोला गया था, पहले बोला गया था फैक्टर, आज के जमाने में इसको बोला गया कि ये जीन है ना, भूत वाला जीन नहीं ये, ठीक है, ये डीएनए वाला जीन है। तो ये निकल करके आया सामने। अब मेंडल जो है ना, उनका निपटारा हो गया था दोस्तों, मेंडल का निपटारा हो गया था। और मेंडल के टाइम में ना,
ठीक है, बहुत ज्यादा साइटोलॉजी के अंदर में काम चल रहा था, मतलब सेल के अंदर में काम हो रहा था, सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स थे उसके अंदर में काम चल रहा था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, आपको पता है ना कि 1835 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। अब न्यूक्लियस के अंदर में डिस्कवरी हुई, ठीक है, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि उसके अंदर में और क्या क्या चीजें हैं, लोग और जानने की कोशिश करिए। तो कोशिश क्या, तो वहां पर था आपका थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर मिला था। क्या बोला, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग, है ना, वाल्टर फ्लेमिंग। मेंडल तो निपटारा हो गया मेंडल का। मेंडल का पैदा होना कब था, 1822 ईस्वी में मेंडल पैदा हुए थे। मेंडल की डेथ कब हुई थी, 1884 ईस्वी में मेंडल की डेथ हुई थी, है ना। 1822 में पैदा और 1884 ईस्वी में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मेंडल ये काम करके चले गए कि भाई ये जीन, ये आपका फैक्टर नाम का कोई चीज है जो ही कैरेक्टर को कैरी करता है। तो बात ये आई, कुछ लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि मेंडल का जो थॉट था, ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, अभी जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल एकदम 5G के साथ में पैदा हो रहा है ना। उसी तरीके से मेंडल के टाइम में, अपने टाइम में थे, मेंडल भी उस टाइम के लिए 5G थे, है ना। बिल्कुल उस टाइम के जो लोगों का थॉट था, क्योंकि सब स्पिरिचुअलिटी को मानता था, सब जो अध्यात्म को मानता था, सब लोग गॉड को मानते थे, ठीक है, कि भाई हाँ हम उस टाइम, चूंकि उस टाइम का जो मेन लीडिंग रोल में थे ना, वो कौन थे, वो डार्विन थे, ठीक है। तो उनका वो कह देते थे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है ना, ये वाली बात थी। तो मेंडल के बात को कोई तवज्जो नहीं दिया था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि मेंडल काम करके चले गए, 1884 में मेंडल का वो हो गया, मतलब निपटारा हो गया, मतलब डेथ हो गया। और उसके बाद 16 साल के बाद मेंडल के काम को फिर से देखा गया, और जब देखा गया तो फिर क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ कि मेंडल के काम बोला कि नहीं, मेंडल का काम जो किया गया था, मेंडल की जो कही गई बातें थी, जो उन्होंने मेंडल क्या बोला था कि समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी विच इज अनचेंज्ड और स्टेबल एंड ट्रांसफर ऑफ इट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। और वो फैक्टर कहां पे प्रेजेंट है, लोग इसके बारे में जानना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये फैक्टर कहां पे प्रेजेंट था, ठीक है, ये फैक्टर प्रेजेंट था, ये फैक्टर प्रेजेंट था कहां पर, ये फैक्टर प्रेजेंट था कहां पर, सेल के अंदर में। और सेल के अंदर में भी कहा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, और हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के, तो कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर में। कहने का मतलब है कि आफ्टर मेंडलिज्म की बात करते हैं, आफ्टर मेंडलिज्म, है ना, आफ्टर मेंडलिज्म की बात करें, मेंडलिज्म की बात करें, तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पर ये हुआ कि ये जो फैक्टर है, ये जो जीन, ये जो फैक्टर है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, तो सर ये सेल है, और सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। यही क्रोमैटिन फाइबर के पास क्या होता है, यही क्रोमैटिन फाइबर जो है, इसी के अंदर में क्या होता है, जो हमारा वंशानुगत सूचना है, जो वंशानुगत लक्षण है, जो वंशानुगत मतलब जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, वो यहीं कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। समझे बात आई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां बात आई, लेकिन बात यहां पर कि सर इसके अंदर में कहां, तो हमने अभी अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मतलब आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि सर ये जो क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया, तो दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। चलो अब ये जो है ना सर, वो करेगा क्या, अच्छा इसका मतलब कि ये जो है वो कर जाएगा ऐसे कंडेंस, क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा सर। उसके बाद और कंडेंस्ड होकर के करेगा क्या, ये बना लेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। सर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप बताओ सर। इसी को तो हम लोग बोल देंगे क्या, दैट इज क्रोमोसोम। समझ में बात आ रही है। तो सर इसको अगर आप इसके अंदर में जब देखा गया तो बोला गया कि क्या है, तो कहा गया कि इसको चाहे देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, चाहे हम क्रोमैटिन को देखें, क्या देखें, क्रोमैटिन को देखें, या फिर क्रोमाटिड को देखें, क्रोमैटिड को देखें, या फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स का, ठीक है, क्रोमोसोम्स का।
को देखें, हमें तीनों को मिला करके क्या मिलेगा सर? हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर डीएनए एंड हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और यही डीएनए और प्रोटीन जो है, कहने का मतलब यही जो डीएनए है, डीएनए बोले तो फुल फॉर्म डीऑक्सी, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना। यही जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या है? कैरियर है। समझ में बात आ गई पूरा? ठीक है, तो यहां तक दोस्तों हमारी बात हो रही थी, यहां तक हमने आपसे ये बात किया, ठीक है। भव्या जैन स्टूडेंट मिस्ड कॉल, भव्या जैन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और तुम भी मिस्ड कॉल किए हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हो गई है, ठीक है, कि सर आपने यहां कहा, ये वाली बात आपने कहा सर कि रिप्रोडक्शन है, फिर जेनेटिक्स है, और सर यहां से चीजों को निकाल करके रिप्रोडक्शन हमें क्या बताता है, जेनेटिक्स हमें क्या बताता है, मेंडल ने हमने क्या बोला मेंडलिज्म में, और अपटल मेंडलिज्म हमें क्या बताया, ठीक है। तो सर ये जो डीएनए के जो मेंडल ने कहा फैक्टर, और फैक्टर के बाद जो पता चला कि ये जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं चीजें यहां से निकल करके आया है, ये जो जीन कहीं यहां से निकल करके आया है। अब हम बात कर रहे थे आगे का, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, कि अब आप देखिएगा कि यहां पर क्या होता है। इसको जब आप देखोगे ना दोस्तों, इसको जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको जब आप देखिएगा तो आपको दो ही चीज मिलेगा। एक तो मिलेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। हालांकि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है, लेकिन जब अच्छा बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तब उस टाइम ऐसे रहता है ना, इस तरीके से ऐसे रहेगा, एंटी पैरेलल रहता है ऐसे, ठीक है, उस टाइम बनाएंगे। तो ये एक तो डीएनए हो गया, और सर यहां पर क्या होगा, इस जगह पर एक चीज और होगा, भर भर के प्रोटीन होगा यहां पर, ठीक है, क्या होगा, प्रोटीन। तो पहले हम लोग यहीं पे देख लेते कि भाई डीएनए का, तो ये जो डीएनए है मेनली ना, ठीक है, यही हमारा डीएनए जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये लंबा सा डीएनए, मैंने आपको कहा था सर, क्या कहा था आपको, आप याद कीजिए, आपको याद भी होगा दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हमने बना दिया, इस तरीके से ऐसे हमने बना दिया। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके से ऐसे बना दिया, ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने बना दिया, है ना। मान लिया ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, ठीक है। अब इस डीएनए का स्ट्रक्चर को आपने क्या किया, मतलब ये डीएनए को आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। चलो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, है ना। तो कट करने के बाद हमें सेगमेंट मिल जाएगा, है ना। सो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और इसी को हम लोग पुराने जमाने में क्या बोलते थे, फैक्टर बोल देते थे, ठीक है, क्या बोल देते थे, फैक्टर। तो जीन कहां है, जीन कहां है, जीन है डीएनए का सेगमेंट। डीएनए कहां है, डीएनए है हमारा ये क्वाइलिंग फॉर्म में, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यही दोनों, ये डीएनए जो है ना हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ऐसे रैपिंग रहती है। चाहे हम क्रोमैटिन बोले तब वहां पे हमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, चाहे हम क्रोमैटिड बोले तब हमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, और चाहे हम क्रोमोसोम बोलेंगे तब हमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। तो इतनी सारी जो बातें हैं, हमें ये बात इसलिए हमने बताया क्योंकि हमें ये जो देखे बात आई निकल करके, कि ये जो जीन वाली बात निकल के आई। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज जीन, सो द जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, है ना। दिस इज द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए, ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब पूरी बात, इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप यहां कहां से चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आप यहां से। अब बात आती है कि सर अगर हम बात करते किसके बारे में,
हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए के अंदर में, तो क्या डीएनए जो है, अब पूरा का पूरा आप डीएनए के बारे में सोचिए, क्या डीएनए जो है हर जगह पे प्रेजेंट होगा? क्या वो बैक्टीरिया में भी होगा? क्या वो वायरस में भी होगा? क्या फंजाई में भी होगा? क्या एनिमल्स के अंदर में होगा? प्लांट के अंदर में होगा? हर जगह पे होगा? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, डीएनए हर जगह पे प्रेजेंट होता है। मतलब कि जितने भी, चाहे हम वायरस की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं बैक्टीरिया का, या हम बात करते हैं ब्लू व्हेल का, या खुद की बात कर लेते हैं, सबके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल है तो क्या होगा? डीएनए होगा ही होगा। समझ में आ रही है? सो द सब्सटेंस विच स्टोर्स, है ना, डीएनए के बारे में की बात करते हैं। सब्सटेंस, ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं दोस्तों, चूंकि आप लोग का एक बार मैसेज आया था कि सर थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए, है ना। ठीक है, सो द सब्सटेंस विच स्टोर्स, क्या स्टोर करेगा? विच स्टोर्स स्टोर, ठीक है, क्या स्टोर करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोर बायोलॉजिकल या जेनेटिक, बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कहां पे? इन ए कोडेड फॉर्म, इन अ कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म क्या होगा आगे बताएंगे, है ना, इन ए कोडेड फॉर्म। ठीक है, और क्या करेगा? ट्रांसफर टू इट, है ना, क्या करेगा? एंड ट्रांसफर टू इट, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, किसको ट्रांसफर करेगा? टू इट, इनटू, किस जनरेशन में? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सो द ट्रांसफर टू इट इनटू नेक्स्ट जनरेशन में। कहां पर? नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और वहां जाने के बाद दोस्तों, ठीक है, वहां जाने के बाद क्या करेगा? इसकी एक्सप्रेशन होगी, एंड कॉजेज इट एक्सप्रेशन, एंड कॉजेज इट एक्सप्रेशन, है ना, कॉजेज इट एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, किसमें फॉर्म में? ये एक्सप्रेशन जो होगा, ठीक है, इन एक्सप्रेशन इन कोडेड फॉर्म में। किसमें? कोडेड फॉर्म में। सो ये हमारा, मैंने लिखा कि सब्सटेंस विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म एंड ट्रांसफर इट इनटू नेक्स्ट जनरेशन में एंड कॉजेज इट एक्सप्रेशन इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा किसके बारे में हमने कहा? ये हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में। ठीक है, अब हमारे बात आती है कि क्या कुछ इसेंशियल फीचर्स होना चाहिए सर? कुछ इसेंशियल फीचर्स होना चाहिए? मैं बोलूंगा हाँ। सो द इसेंशियल फीचर्स, ठीक है, क्या होना चाहिए? इसेंशियल फीचर्स किसकी होनी चाहिए? ऑफ जेनेटिक मटेरियल का। ऑफ किसका? जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, इसेंशियल फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला फीचर्स क्या होना चाहिए इसके अंदर में? सबसे पहला फीचर्स होना चाहिए कि इट शुड बी, पहला, इट शुड बी एबल टू, ठीक है, अपने आप को क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। सो द इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी क्या होना चाहिए? ठीक है, दैट इज इट शुड बी एबल टू, ना, इट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, इट शुड बी प्रेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंट किसके अंदर में? शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल, कह सकते हैं किसमें? एवरी सेल, किसकी? ऑफ बॉडी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? इसको प्रेजेंट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात
क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट, अपने आप को क्या करे ये, डुप्लीकेट इटसेल्फ, है ना, क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए अपने आप को, ठीक है, ठीक है, अपने आप को क्या करना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए। सो इट शुड बी डुप्लीकेट इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इट शुड बी एबल टू, ठीक है, इट शुड बी एबल टू, ठीक है, क्या करेगा, इट शुड बी एबल टू ऑकेजनली, ठीक है, ये लिखा हुआ ऑकेजनली, डेवलप क्या करेगा, इनहेरिटेंस चेंजेस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेबल यहां पे लिख दीजिएगा, इनहेरिटेबल टेबल, है ना, हेरिटेबल चेंजेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन, ठीक है। ये तीन बात आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात हमने क्या लिखा, ठीक है, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक सेल में इसको प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो सेल आपका क्या हो, सोमैटिक सेल हो, चाहे वो सेल जर्मिनल सेल हो, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो हार्ट सेल हो, कोई भी किसी भी तरीके से सेल हो, हर एक सेल के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। दूसरी बात, इट शुड बी डुप्लीकेट इटसेल्फ, अपने आप को क्या करेगा, वो डुप्लीकेट करेगा, अपने आप को क्या करेगा, वो डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा तभी तो एक सेल दो सेल में बटेगा, तो भी ना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करेगा, दोनों में जाएगा। तो जब तक डुप्लीकेट नहीं होगा तो जा पाएगा क्या, मैंने कहा था कि आपको 46 क्रोमोसोम है मान लीजिए पेरेंट सेल के अंदर में, और वो दो में बटना है, तो कैसे बटेगा, जब तक वो 46 और नहीं बनाएगा तब तक बटेगा, इक्वल नहीं बटेगा। तो यहां पर तो वही चीज है, इसका मतलब क्यों पक्का डुप्लीकेट होगा, अपने आप को डुप्लीकेट, सो इट शुड बी डुप्लीकेट इटसेल्फ, अपने आप को करना चाहिए। तीसरी बात है, इट शुड बी एबल टू ऑकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस, है ना, अगर इनहेरिटेबल चेंजेस नहीं आया, जिसको हमने यहां पे क्या कह दिया, अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों तो आप लिख लीजिएगा यहां पर, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन, समझे, म्यूटेशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं दिखेगा। और आपको पता है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, हमें बेटर एडाप्टेशन के लिए क्या जरूरत है, हमें वेरिएशन जरूरत है ना, हमें वेरिएबिलिटी जरूरत है। अगर आप वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि बेटर लाइफ एग्जिस्टेंस ना हो पाएगा, बेटर लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर हुई बातें यहां तक, ठीक है। नाउ उसके बाद इट शुड बी एबल टू, क्या कह सकते हैं, इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, है ना, इट शुड बी आप लिख सकते हैं, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। ये बार बार जो कोडेड फॉर्म हम बोल रहे हैं ना, वो हम बताएंगे कोडेड फॉर्म, ठीक है, ये होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं कि डीएनए, ठीक है, एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को जेनेटिक है। सर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सट्टन एंड बॉवेरी, ठीक है, क्या नाम था, सट्टन, ये नाम आप कई बार सुने होंगे, सट्टन एंड बोवेरी, ठीक है, ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो सट्टन एंड बॉवेरी की बात करते हैं कितने में, 1902 में,
कितने की बात कर रहा हूं मैं, सट्टन एंड वॉबेरी, इसको सट्टन पढ़िएगा, सट्टन एंड वॉबेरी 1902 में क्या किया था, ठीक है, ये क्या था, प्रपोज दैट, ठीक है, प्रपोज्ड दैट, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ठीक है, प्रपोज दैट कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास बिटवीन ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जनरेशन, ठीक है, बाय जनरेशन। बोलिए इस बात से सहमत है, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, कई लोग इसको बोलते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आगे लिखेंगे, आगे वाले स्लाइड में है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, वो कई लोग बोलते थे कि ये जो है ना वो क्या है, प्रोटीन है, क्या है ये, प्रोटीन है, कई लोग बोलते थे कि ये प्रोटीन है, ठीक है, और कई लोग बोलते थे कि ना ये प्रोटीन नहीं है, ये जो है वो डीएनए है, क्या है, डीएनए है, ठीक है। कई लोग बोलते थे प्रोटीन है, कई लोग बोलते थे क्या है, डीएनए है। अगर प्रोटीन है तो कुछ यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटीन है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है, होना चाहिए। तो अर्लियर यहाँ पे प्रोटीन जो की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन भी क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर के, ठीक है। दैट इज प्रोटीन इज थॉट टू बी द ठीक है। अच्छा, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है ये चैप्टर, जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भर दिए, आज से शुरू है, अच्छा तो भरना है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। थॉट टू प्ले रोल इन प्ले रोल इन किसमें, जेनेटिक। और इसका कुछ सूचना पता चला, पीजीटी का कुछ सूचना पता चला 9 तारीख से कि 8 तारीख से, कि फिर वही होगा कि अपरिहार्य कारणों की वजह से, ऐसा तो नहीं होने वाला है, अपरिहार्य कारणों की वजह से, और कारण क्या है पता नहीं, ठीक है। ये क्या है, दीज आर, मैंने कहा कि प्रोटीन भी क्या है, एक तरह के दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या करेगा, शो, ये भी शो करता है, शो, ठीक है, क्या शो करेगा, एनॉर्मस वैरायटी, भाई मत अभी थोड़ी देर बाद फोन करना ना, ठीक है, वैरायटी, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या नहीं था, तो प्रोटीन के अंदर में, ठीक है, दैट इज हैव नो, क्या नहीं था, तो इसके पास कैरेक्टर नहीं था कि वो अपने आप को डुप्लीकेट करे, तो हैव नो मैकेनिज्म फॉर किसके लिए, फॉर डुप्लीकेशन के लिए,
फॉर किसके लिए, फॉर डुप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो डोंट एक्ट एज ए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। सो क्या करेंगे, सो डोंट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इसके पास नहीं था कैपेसिटी, ठीक है, इसलिए इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम नहीं कह सकते। रही बात किसके पास, डीएनए की बात अब कर रहे हैं। सर डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए कैसा होना चाहिए, सबसे पहली चीजें कि डीएनए भी है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोटीन को बोला कि नहीं, प्रोटीन जो है वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन के अंदर में जो है ये क्या करेगा, ठीक है, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल शो द अनॉर्मस वेराइटी, और इसके पास क्या है, ठीक है, प्ले रोल इन द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्या हुआ कि इसके पास सब चीज तो, लेकिन यहां पर नो मैकेनिज्म फॉर इसके डुप्लीकेशन का, रेप्लिकेशन के इसके पास कैपेसिटी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये नहीं मतलब कि बोला गया। तो अब बात करते हैं डीएनए के, तो क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो मैं देख लेता हूं। तो अब बताओ कि डीएनए, आप बताइए कि डीएनए हर जगह पे प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो कहना है कि इट इज फाउंड इन ऑल द सेल्स, है ना, इट इज फाउंड इन पहला कैरेक्टर कि सारे के सारे सेल में क्या हुआ, ये प्रेजेंट हो गया। दूसरा है कि ऑल सोमैटिक सेल्स एज ए गिवन, ठीक है। सेल की बात करता हूं, सोमैटिक सेल समझते हैं किसको बोलते हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स को बोलते हैं। ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ ए स्पीसीज consist same number of chromosome, same number of chromosome। ऐसा नहीं कि खली अगर मान ली 10 फीट का है तो उसके पास 52 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, 52 क्रोमोजोम, और हम मान ली 2 फीट के हैं तो हमारे पास पता चला कि 30 क्रोमोजोम होगा। नहीं, चाहे कोई बहुत अमीर है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, XYZ कोई भी हो, तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। it exhibit, ठीक है, डाइवर्स वेराइटी, एनॉर्मस वेराइटी, एनॉर्मस क्या होगा, वेराइटी होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि ये स्टोर्स क्या करेगा, इट स्टोर्स, ठीक है, क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और उसके बाद पांचवा की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, इट डेवलप, ठीक है, दैट इज इट शुड बी, ठीक है, इट हैज मैकेनिज्म टू, इट हैज मैकेनिज्म फॉर किसका, मैकेनिज्म फॉर किसका, बताइए, डुप्लीकेशन का, ठीक है। और क्या यहां पर इसके पास और क्या है, तो डेवलप म्यूटेशन, ये क्या करेगा, इट डेवलप, क्या डेवलप करेगा, म्यूटेशन को, क्या करेगा, म्यूटेशन को डेवलप करेगा, ठीक है। म्यूटेशन दैट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारा चीज जो है ना, अब आप ये बताइए, जो कैरेक्टर इसके पास था वो कैरेक्टर, ठीक है, डीएनए के पास जो है इसके पास में नहीं है। तो इसीलिए प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आजकल ऑनलाइन में क्या करता है ना कि सब 5 बार कमेंट देखेगा, ठीक है, मतलब कमेंट देखिए, अच्छा ये, अच्छा इतना बढ़ाइए, ऐसे कीजिए, मतलब 5 बार ऐसा कमेंट देखेगा ना, तो आदमी है, पढ़ा रहा है, पढ़ाओ यार चुपचाप, तो कमेंट क्या देख रहे हो, ठीक है। तो खैर जाने दीजिए, मुझे बहुत बाद में पता चला कि एचएस में भी कमेंट आता है ठीक है, नहीं तो मैं तो ध्यान ही नहीं देता था, ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो डीएनए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है ना कि जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा बस नहीं पढ़ेगा, बस सीधी सी बात है। अब इस उम्र में जा करके आदमी को बरगलाना और आदमी को ये मतलब वो क्या बोलते हैं उसको मोटिवेट करना, ये शोभनीय नहीं देता है, ठीक है। अभी कई लोग ऐसे मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनका बाल बच्चा हो गया होगा,
2 3 बेटा बेटी होंगे, ठीक है, भगवान के दुआ से, है ना। तो वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब वो ये, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद समझदार हैं, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो हम जरूर बोलेंगे, ठीक है, हम लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको मैंने आज सारी चीज़ों के बारे में, बहुत बेसिक सा चीज़ें था, जो भी आप देखिएगा यहाँ से, मैं इसको एकदम बिल्कुल बेसिक सा, हम ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे आज जो वीडियो आज का जो सेशन है था, इस सेशन में आपको मैंने, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, ठीक है, ये चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी, लैब असिस्टेंट के लिए भी, हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या करता है और जो जेनेटिक्स है उसके अंदर में हम क्या सीखते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स हमें कैसे डीएनए की तरफ लेकर के जाता है। फिर हमने आपको बता दिया था कि क्या लिविंग के क्या कैरेक्टर होंगे, है ना, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इससे डिस्कस किया थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने चाहे बोला, चाहे आप क्रोमैटिन को देखिए, चाहे क्रोमैटिड को देखिए या क्रोमोसोम्स को देखिए, ये हर जगह पे देखिएगा तो आपको डीएनए ही मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। और डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बार बार हम प्रोटीन बोल रहे हैं, एक्चुअली ये कौन सा प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये हम हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो हम आगे बताएंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे ना, तब बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, यहां पर, कि क्या होता है ये, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सब्सटेंस विच स्टोर्स द बायोलॉजिकल information in a coded form and transfer to it into next generation and causes expression in a coded form that is called, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल का ये हो गया करेक्टर, मतलब एक तरीके से डेफिनेशन। इसेंशियल फीचर्स क्या है जेनेटिक मटेरियल का, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल में, ठीक है, मतलब एवरी बॉडी में। दिस इज द, इट शुड बी डुप्लीकेट इटसेल्फ। तीसरा है कि इट शुड बी एबल टू ऑकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस, है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और उसके बाद फिर फिफ्थ वन में हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन कोडेड फॉर्म। नाउ यहां पर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि सट्टेन एंड वॉबेरी साहब ने 1902 ईस्वी में प्रपोज किया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर बताया कि क्या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो बाद में जब इतना सारा चीज हमने काम किया तो पता चला कि नहीं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब आपसे जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए की डिस्कवरी, केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, ठीक है, ये सारा चीज, एक्सरे मतलब डिफ्रैक्शन कैसे, क्या डीएनए के बारे में बहुत सारा चीज आपको इतना पढ़ा देंगे डीएनए के अंदर में, आप सब मतलब ये कि किसी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे ढंग से जब आप स्कूल में जाइएगा तो पढ़ा सकते हैं ना। चलिए, इसी एनर्जी के साथ रवि आपसे विदा लेता है, फिर मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बी सेफ, बी क्योर, बी केयरफुल दोस्तों। Yes,